हेलो दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में बात करेंगे एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के फोर्थ पेपर संपत्ति अंतरण अधिनियम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के महत्वपूर्ण टेक्स्ट के बारे में, जो कि सीएलपी से है। संपूर्ण बुक का टेक्स्ट आपको छोटे छोटे वीडियो में अवेलेबल हो जाएगा और साथ ही एमसीक्यूज की सीरीज भी हमारे चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा, समझते हैं संपत्ति क्या होती है। संपत्ति से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर्टी? संपत्ति की परिभाषा देखिएगा। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। संपत्ति अधिनियम कब? 1882। इसको याद कर लीजिएगा। में संपत्ति शब्द की परिभाषा कहीं भी नहीं दी गई है। संपत्ति शब्द की परिभाषा संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में कहीं भी नहीं है। संपत्ति को कई अर्थों में लिया जाता है। एक अर्थ तो उसे स्वामित्व या स्वत्व की संज्ञा देते हैं और दूसरे अर्थ में इसे वस्तु की संज्ञा दी जाती है जिस पर स्वामित्व जताया जाता है। परंतु वास्तव में संपत्ति वस्तुओं के स्वामित्व तक ही सीमित नहीं है। इसके अंतर्गत न केवल वह वस्तु जो स्वामित्व की विषय वस्तु आती है, अपितु स्वामित्व का अधिकार एवं आंशिक स्वामित्व भी आता है। अपने विस्तृत अर्थों में संपत्ति संभव हित का द्योतक है जो एक व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। ये देखिएगा, संपत्ति की परिभाषा समझिएगा। अपने विस्तृत अर्थों में संपत्ति संभव हित का द्योतक है जो एक व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। संपत्ति क्या है? संपत्ति संभव हित का द्योतक है जो एक व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। इसके अंतर्गत न केवल चल एवं अचल संपत्ति आती है, अपितु पेटेंट्स ये भी संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। प्रतिलिप्याधिकार यानी कॉपीराइट्स ये भी संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। अंश यानी जो शेयर्स हैं वो भी संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। गुडविल और दावे भी संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। परीक्षा में बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं कि क्या पेटेंट संपत्ति के अंतर्गत आते हैं, क्या कॉपीराइट आता है, क्या शेयर आता है, क्या गुडविल और दावे आते हैं। तो इन सबको कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अचल संपत्ति को परिभाषित कीजिएगा। अचल संपत्ति क्या होती है समझते हैं। अचल संपत्ति यानी डिफाइन इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो हमारी अचल संपत्ति है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 के अंतर्गत स्थावर संपत्ति की परिभाषा अति संक्षिप्त तथा नकारात्मक है। इस परिभाषा में यह बताया गया है कि स्थावर संपत्ति में क्या सम्मिलित नहीं है, यानी अचल संपत्ति में क्या सम्मिलित नहीं है। इस परिभाषा के अनुसार स्थावर संपत्ति के अंतर्गत खड़ा काष्ठ यानी स्टैंडिंग टिम्बर या खड़ी इमारती लकड़ी, उगती फसलें तथा उगती घास, ग्रोविंग ग्रास ये नहीं आती। इसको समझिएगा। एमसीक्यू बहुत महत्वपूर्ण बनता है और कई बार पूछा गया है। क्या खड़ा काष्ठ, इमारती लकड़ी, उगती फसलें, उगती घास क्या अचल संपत्ति है? तो ये इसके अंतर्गत नहीं आती। अचल संपत्ति की इस धारा में दी गई परिभाषा ना तो आत्यंतिक यानी एब्सोल्यूट है, यानी पूर्णता नहीं है इसमें, और ना ही विस्तृत है। यह परिभाषा ये नहीं बताती है कि अचल संपत्ति या स्थावर संपत्ति, अचल संपत्ति को हिंदी की क्लिष्ट भाषा में स्थावर संपत्ति भी कहते हैं, के अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं। स्थावर संपत्ति में कौन कौन सी संपत्ति सम्मिलित है, ये अन्य स्रोतों से हमें पता करना पड़ेगा। देखिएगा, समझते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीडियो छोड़ के कहीं ना जाइएगा, पूरा सुनिएगा। इस प्रश्न का न्यायिक विश्लेषण एस कुरेप्पा बनाम नीगी रेड्डी, इस बात को समझिएगा, एमसीक्यूज में पूछ दिया जाता है। इस प्रश्न का न्यायिक विश्लेषण एस कुरेप्पा बनाम नीगी रेड्डी 6 मद्रास SCR 71 नामक वाद में करते हुए न्यायमूर्ति हालवे ने कहा
किसका कथन? जज कौन? हालवे। कि कोई संपत्ति चल संपत्ति है या अचल संपत्ति, यह उस संपत्ति की चलायमान होने की क्षमता या स्थान परिवर्तन की क्षमता पर निर्भर करता है। कैपेसिटी टू चेंज द प्लेस पर निर्भर करता है। यदि इस प्रकार की कोई संपत्ति अपने गुणात्मक परिवर्तन के बिना अपने स्थान परिवर्तन की क्षमता रखती है तो वो अचल संपत्ति मानी जाती है। यानी गुणात्मक परिवर्तन के बिना अगर स्थान परिवर्तन होता है तो वो चल संपत्ति मानी जाती है। तथा जो संपत्ति अपने गुणात्मक परिवर्तन यानी इंजूरी टू द क्वालिटी के बिना स्थान परिवर्तन की क्षमता नहीं रखती, वो संपत्ति अचल संपत्ति, स्थावर संपत्ति होगी। वीडियो को 1-2 बार सुनिएगा, क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एलएलबी के समस्त सेमेस्टर्स के लिए आपको कंटेंट बड़ी आसानी से मिल सके। हमारे चैनल पर आपको एलएलबी के समस्त सेमेस्टर्स के लिए बहुत सारे एमसीक्यूज अतिशीघ्र मिल जाएंगे। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।